सभी को नमस्कार। वर्णमाला के बाद अब हम समझने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनकी बहुत सारी ट्रिक्स की बात की जाती है, लेकिन मैंने अपनी तैयारी और परीक्षा जब मैंने दी तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ट्रिक्स जो है वो कुछ ही वर्णों में काम आती हैं, सभी वर्णों में ट्रिक्स काम नहीं आती हैं। और उसके लिए जो सबसे प्रभावी तरीका मैंने अपनाया था या मेरे काम आया था, वह था इन सूत्रों का, जिन सूत्रों को आज हम देखने वाले हैं। ये सारे सूत्र मेरे बहुत काम आए थे, तो यहाँ पर हम इन सभी की बात करेंगे। सबसे पहला जो सूत्र है वो हम उच्चारण पर विशेष ध्यान देंगे, और इसको जब हम रट लेंगे, याद हो जाएगा पूरी तरह से, तभी ये काम करेगा। और इनको तोड़ करके हम यह देख लेते हैं कि किसका क्या मतलब है। जैसे अ, कु, ह, विसर्ग, इन सभी के क्या क्या मतलब हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे, अभी देखेंगे। तो सबसे पहले है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ का क्या मतलब है? आ का मतलब हो जाएगा छोटा आ और बड़ा आ। कु का मतलब है क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अंगा नहीं आएगा। यहाँ पर जो पंचमाक्षर है, यानी किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, वह इसमें नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा केवल क, ख, ग, घ। तो क वर्ग आ गया। फिर है ह वर्ण, जो ह बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। इसके अलावा जो विसर्ग होता है, जो अह की मात्रा जिसे बोलते हैं, जैसे रामः, श्यामः, तो वो जो विसर्ग की दो बिंदी लगती है इस तरह से, उनका स्थान भी क्या होता है? कंठ माना जाता है। सूत्र को एक बार फिर से हम बोल लेते हैं, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो और अब हम यहाँ दूसरा सूत्र देखते हैं, इचुयशा नाम तालु। क्या है? इचुयशा नाम तालु। ये षष्ठी का बहुवचन है, तो हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। कुल मिला के ये जो बात है, ई का क्या मतलब है? छोटी ई और बड़ी ई। च वर्ग का क्या मतलब है? फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पांचवा अक्षर नहीं लिया जाएगा। च, छ, ज और झ, केवल यही लिए जाएंगे। च, छ, ज, झ, च वर्ग पूरा आ गया। अब इसके बाद य जो है, य वर्ण का भी उच्चारण स्थान तालु है, और फिर श है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि ई चु य शा नाम, च वर्ग आ गया, या आ गया, या वर्ण आ गया, शा आ गया। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? इन सभी को कहेंगे तालव्य वर्ण। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इस वजह से इन सभी वर्णों को बोला जाएगा तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण हमने देख लिया। अब हम आते हैं हमारे तीसरे सूत्र पर, जिसका नाम है ऋटुर्षाणाम मूर्धा। ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। यहाँ पर देखना है, री है, री का उच्चारण स्थान आ गया। अगर प्रश्न आ गया तो हम कहेंगे मूर्धा हो जाएगा। ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ। अब यहाँ देखना है कि अणा नहीं आएगा। यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ तो है, अणा नहीं आएगा। अणा पंचमाक्षर के उच्चारण स्थान अलग दिए गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, जिस ग्रंथ से इन सूत्रों को निकाला गया है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है र वर्ण, फिर श वर्ण है, जिसको ख भी वेदों में कहा जाता है, पढ़ा जाता है वेदों में। ख भी र वर्ण है। तो इन सभी को क्या कहेंगे? इन सभी को मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनका स्थान मूर्धा है। तो इन सभी वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे
सूत्र की, जिसका नाम है ऋतुलसानाम दंताः ऋतुलसानाम। अब इसका क्या अर्थ हुआ जी? ऋ शब्द का हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, यह संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग माना जाता है। तो ऋ का जो उच्चारण स्थान होगा वह दंत होगा। त वर्ग में त, थ, द और ध, यहाँ पर न नहीं आएगा। मैंने फिर कहा, पांचवा वर्ण जो है उसके उच्चारण स्थान हम बाद में देखेंगे, अगले सूत्र में वो भी आ जाएगा। ल वर्ण है और स वर्ण है, इन सभी को क्या कहा जाएगा? इन सभी को कहा जाएगा दंत्य वर्ण। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, इसलिए इनको बोला जाएगा दंत्य वर्ण। अब हम आते हैं अपने पांचवें सूत्र पर। पांचवा जो हमारा सूत्र है वह है, ध्यान से सुनेंगे, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। उपपद्मानीयानाम, यहाँ किस बात का ध्यान रखना है? उ है और बड़ा उ है, छोटा उ बड़ा उ। पवर्ग में प, फ, ब और भ, ये आ गए। उपपद्मानीय पे हमें नहीं जाना है। उपपद्मानीय जो है वो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका उल्लेख है, इस वजह से यहाँ पर लिखना आवश्यक था, अदरवाइज ये परीक्षाओं में भी नहीं पूछे जाते हैं। इन सभी को क्या कहा जाता है? ओष्ठ वर्ण कहा जाता है, क्योंकि होठ की मदद से इनको बोला जाता है, इस वजह से ये सारे ओष्ठ वर्ण हैं। अब हम जब अगले सूत्र पे आएंगे तो यहाँ पर हमारा वो वाला सूत्र आ गया जो पंचमाक्षर को लेकर के है। यम गणना नाम नासिका, यहाँ पर हम देखेंगे य आ गया, म आ गया, अंगा आ गया, अड़ा आ गया और ना आ गया। ये सारे के सारे हमारे स्पर्श व्यंजनों के पंचमाक्षर हैं। किसके पंचमाक्षर हैं? स्पर्श व्यंजनों के पंचमाक्षर। अब स्पर्श व्यंजन क्या है? ये मैंने वर्णमाला के वीडियो में बताया हुआ है कि इनकी संख्या होती है 25। क से लेके म तक के वर्णों को क्या कहा जाता है? क से म पर्यंत वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब हम अगले सूत्र पे आते हैं। ए दैतोह कंठतालु। ए और ए का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ और तालु दोनों के माध्यम से इसका उच्चारण होता है। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ और ओष्ठ है। यहाँ हम देखेंगे कंठ और ओष्ठ ओ औ का उच्चारण स्थान है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और ताल दोनों के माध्यम से है। वकार का क्या, यहाँ पर हम देखेंगे वकार, इसका जो उच्चारण स्थान है यह दंत और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर के होता है। अगला है अनुस्वार। तो भैया अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका ही है। अनुस्वार का मतलब अन की जो मात्रा है उसका जो उच्चारण स्थान है वह भी नासिका ही है। अब हम आते हैं, हमारे सारे के सारे वर्ण संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा सबको मिला करके हो गए हैं। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्न। अब हम आते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, किसका स्थान दंत नहीं है? ये आपको सोचना है, ये आपको सॉल्व करने हैं ये प्रश्न। दूसरा है कि किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, किसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है, किसका उच्चारण स्थान तालु है और किसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। उच्चारण स्थान के वीडियोस देखने के बाद इन सारी शंकाओं के समाधान हो जाएंगे। तो आप सभी इस पर विचार करें, वीडियो को अच्छे से देखें, सभी सूत्रों को अच्छे से
लिखकर उनको समझने का प्रयास करें, अपनी कॉपी में उसे नोट करें, तब जाके अच्छे से ये सारे के सारे सूत्र याद हो जाएंगे। और जब सूत्र याद हो जाएंगे तो उसके बाद कहीं भी कभी भी कोई भी समस्या उच्चारण स्थान को लेकर के नहीं होगी। ये मेरा अनुभव रहा है अपनी तैयारी में। सभी को धन्यवाद।